हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको JNU MSc फिज़िक्स 2019 के बारे में एनालिसिस दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे और पेपर का लेवल कैसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, हम शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में ज़रूर लाइक करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिटर हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। देखिए, JNU MSc 2019 में क्या हुआ था कि पैटर्न चेंज हो गया था। तो जो 2018 तक आते थे 25 क्वेश्चंस, अब वो 25 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अब वो 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये अब NTA अरेंज कराती है। लास्ट ईयर से ही NTA इसको अरेंज करा रही है, ऑनलाइन CBT हो गया है अब ये। तो इसमें क्या है कि 2 सेक्शंस आ रहे हैं। 5 क्वेश्चंस होंगे A सेक्शन में और 30 क्वेश्चंस होंगे B सेक्शन में। 2 मार्क्स ईच होगा सेक्शन A के क्वेश्चंस में और 3 मार्क्स ईच होगा सेक्शन B के क्वेश्चंस में। एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। पहले JNU में नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, वो भी 1/4 यानी 25 क्वेश्चन आते थे, 4 मार्क्स ईच तो 100 मार्क्स, और 1/4 ईच यानी -1 कट जाता था। लेकिन अब इन्होंने नेगेटिव मार्किंग ही हटा दी है, तो क्लियर सी बात है कि ज़्यादा नंबर लाने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, यानी बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, लास्ट में सिलेक्शन क्या होता है, इंटरव्यू भी कर लिया जाता है। यानी कि बेसिकली स्किल टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा, मान लीजिए 95 आ रहा है और 20 स्टूडेंट्स के 95 आ रहे हैं, सीट्स है 40, तो उसी हिसाब से JNU को प्रिपरेशन करनी होती है कि भाई किस स्टूडेंट को सीट देनी है। तो उसके लिए वो छोटा सा इंटरव्यू भी अरेंज कर लेते हैं। तो इस बार अगर देखा जाए 2019 की एनालिसिस में दे रहा हूँ आपको, तो 2019 का पेपर पूरे JNU की हिस्ट्री में, यानी कि जो भी जितना एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब से हो रहा है, ये सबसे आसान पेपर था। सबसे आसान पेपर होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आ गए थे। और पता नहीं एडमिशन किस बेसिस पर हुआ, या सेकंड लिस्ट आई भी या नहीं आई, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था। कोई भी स्टूडेंट अगर वो अच्छी तरीके से, एक एवरेज स्टूडेंट है, तैयारी करता हुआ आया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को उसने अटैम्प्ट किए हैं और सही भी हुए होंगे उसके। अब मैं आपको अगर बता दूं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, तो देखिए, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज से टोटल 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें सेक्शन A में 1 क्वेश्चन और सेक्शन B में 6 क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स के। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से टोटल 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें सेक्शन A में 2 क्वेश्चन और सेक्शन B में 6 क्वेश्चन, टोटल 22, सबसे ज़्यादा मार्क्स का। तो थर्ड, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से बोलें तो 5 क्वेश्चंस, जो कि सारे के सारे सेक्शन B में थे, टोटल 15 मार्क्स, क्योंकि 3 मार्क्स ईच था। सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 क्वेश्चंस थे, 9 मार्क्स ईच। मॉडर्न फिजिक्स के टोटल 7 क्वेश्चंस थे, 20 मार्क्स के। मैथमेटिकल फिजिक्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, जो 2 क्वेश्चंस थे, एक वेक्टर से था और एक कॉम्प्लेक्स नंबर से था, कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन वो सेक्शन B में था तो 6 मार्क्स फ्री में मिल गए। वेव्स एंड ऑसिलेशन ऑप्टिक्स से टोटल 3 मार्क्स का था, 8 मतलब 3 क्वेश्चंस थे 8 मार्क्स का। तो ये मैंने छोटा सा आपको एनालिसिस दे दिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में मैंने क्या बोला है, मॉडर्न फिजिक्स में मैंने 3 पार्ट्स होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंबाइन कर रखा है क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और थर्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आप इन तीनों, ये मत सोचिए कि मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स आएगा। इन तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन जो थे, इन तीनों के जो कंबाइंड क्वेश्चंस थे, वो थे आपके यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। और ध्यान रखिएगा, अगर पेपर का लेवल टफ आता है, यानी कि पेपर का लेवल टफ आता है, तो तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपको पता है कि भैया ज़्यादा मार्क्स लाने वालों की संख्या कम हो जाएगी और सीट्स ईजिली उन स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर आसान आ जाता है तो फिर जैसे लास्ट ईयर क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 95 बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स आ गए थे, तो वो छोटा सा क्या कर दिया उन्होंने, मेरे ख्याल से तो इंटरव्यू उन्होंने अरेंज कर लिया था। अगर नहीं किया तब तो अच्छी बात है, सभी को सीट देनी पड़ेगी, लेकिन 40 सीट्स हैं केवल। कितनी है? 40 सीट्स हैं ऑल कैटेगरीज के मिला के। तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा देता हूँ। 50% ऑफ द पेपर कोशिश करूँगा कि मैं सॉल्व करा पाऊँ आपको, और जो बाकी होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये मेरे पास 2 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं, आपको पता है 1 नैनोमीटर इज नथिंग बट इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 × 10⁻⁻10 मीटर, और ये हो गया 10⁻⁹ मीटर, जो कि बराबर होता है 1 नैनोमीटर के। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक्सरे, देखिए इसमें भी स्टूडेंट ने क्या गलती कर दी कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, एक्सरे जो बनता है, एक्सरे जो बनता है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम टारगेट करते हैं मेटल पे, है ना। हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को टारगेट करते हैं मेटल पे। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि यार इलेक्ट्रॉन को हम टारगेट करते हैं तो एक्सरे इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नहीं, एक्सरे बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये फोटोन से मिलकर बनेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन से। तो इसका आंसर डी था बिल्कुल। तो ये बी और ये डी, कंफ्यूजन नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी होती, सिली मिस्टेक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि स्टूडेंट को इतना सब कुछ आते हुए भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया सिली मिस्टेक, जिसकी वजह से उनका डाउन हो गया। जिन्होंने 79 का उन्होंने सोचा था, उनका आया 59। क्यों? जस्ट ड्यू टू द सिली मिस्टेक्स। तो ध्यान रखना है इस बात का। देखिए एक फर्दर 2 क्वेश्चंस। अगेन यहाँ पर आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर अनपोलराइज, हम कर ही नहीं सकते। जैसे साउंड वेव्स होते हैं, साउंड वेव को आप पोलराइज नहीं कर सकते बिकॉज साउंड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसलिए अनपोलराइज का आंसर से। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, अकॉर्डिंग टू डूलंग-पेटिट्स लॉ एटॉमिक हीट विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एटॉमिक हीट है वो किसके बराबर है, CV इंटू एटॉमिक वेट के। अब CV, क्योंकि डूलंग-पेटिट्स लॉ में पता है कि CV कांस्टेंट होता है, कितना आता है, 3R के बराबर आता है डूलंग-पेटिट्स लॉ में। तो ये किसके बराबर हो गया, एटॉमिक हीट जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एटॉमिक वेट के, और एटॉमिक वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। सो बेसिकली इसका आंसर क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट तो नहीं होगा और डजंट नॉट डिपेंड ऑन दी, वो तो खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन के अगेंस्ट जा रहा है, तो यानी इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 2 और क्वेश्चन। थर्मोकपल इज व्हाट, थर्मोकपल इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। इसमें आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, डायरेक्ट एक डिवाइस के बारे में पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर, हाँ इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको भी वैसे मैंने बताया हुआ है कि साइन x प्लस आयोटा वाई को आपको ओपन करना है, ये हो जाएगा साइन x कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस x साइन आयोटा वाई। अब यहाँ पर आपको कॉस आयोटा वाई का आपको पता है क्या होता है, ये कॉस हाइपरबोलिक वाई हो जाता है और प्लस साइन आई वाई का क्या हो जाता है, हाइपरबोलिक वाई, और ये कॉस x। अब यहाँ पर आपको इसका मॉड निकालना था बेसिकली, साइन z का मॉड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करिए कि साइन कॉस स्क्वायर ये हाइपरबोलिक का जो होगा ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, इसको आप यूज़ करिए इसमें, तो आपको ये साइन x और साइन h यानी हाइपरबोलिक और साइन के टर्म्स में रह जाएगा। तो आप जब इसको ऐसे मेज़र करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो ऑप्शन C आ जाएगा। इसमें कोई टफ नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी इसमें पुट करनी है यहाँ पर और वो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये देखिए ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, कोई बात नहीं, चलिए हमारा काम है सॉल्व करना आपके लिए। A वेक्टर दिया हुआ है I प्लस जे, B वेक्टर दिया हुआ है I प्लस जे प्लस के, A का मॉड √2, B का मॉड √3, A डॉट बी 2। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन पता है, A डॉट बी इज़ नथिंग बट A मॉड B मॉड कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 ये √6 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज़ नथिंग बट √2/√3, तो यानी इन्वर्स। तो आंसर क्या आ गया इसका, टाइम वेस्टेज करने वाली बात है ना, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ आपको सॉल्व। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर अ हाइड्रोजन एटम स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल। देखिए ये भी क्वेश्चन आसानी है वैसे, इसका अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये En हमें पता है क्या होता है, -13.6 ओवर n² हाइड्रोजन एटम के लिए, तो En + 1 कितना हो जाएगा 13.6 n + 1 का स्क्वायर। तो आपको डेल्टा n निकालना है, En + 1 माइनस En, तो ये आपको -13.6 तो कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/n + 1 का स्क्वायर माइनस n²। इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये -13.6 2n + 1 ऊपर आ जाएगा और ये n² n + 1 का होल स्क्वायर, यानी n अगर इंक्रीज़ कराते हो तो डेल्टा n डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, ऑप्शन क्या सही आ गया, लैम्डा n डिक्रीजेस विद n इंक्रीजेस, तो ऑप्शन C बिल्कुल सही आ गया। ये क्वेश्चन देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ h इज़ द रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट डजंट मैटर बिकॉज रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट और प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो इस केस में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए बस कि डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ h क्या है, ml² t-1, ठीक है। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c तो पता ही होगा आपको, lt-1 क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है, और g का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m-1 l³ t-2। अब आपको करना क्या है, आपको चारों ऑप्शन ही तो चेक करने हैं। जब आप hg × c² करोगे तो ये तो कभी नहीं आएगा, अंडर तो चाहिए ही चाहिए। तो आप इसको चेक कर लो मल्टीप्लाई करके इन चारों ऑप्शन को, तो आप देखोगे डी इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। hg मल्टीप्लाई करो, देखो hg जब मल्टीप्लाई करोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, l⁵ t⁵ -3 बचेगा, और इसको क्यूब कर दो तो ऊपर l² बचेगा, उसका √l आ जाएगा। तो आंसर डी है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, लेकिन इसमें मैं आपको एक एडवाइस दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें कह रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन आई है तो इन चारों में से कौन सा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आपने लैग्रांजियन पढ़ा है तो लैग्रांजियन ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होता है, del/del t/x डॉट इज इक्वल टू del/del
डेल एक्स। आपको बस ये चेक करना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही बैठ रहा है। देखो ये चेक कर लो, ये दोनों तरफ बराबर आ जाना चाहिए। तो जब आप ऐसा कुछ करोगे, देखो आपको वहीं से थोड़ा सा बस एनालाइज करना है। डेल एक्स ओवर मतलब ये बेसिकली लैग्रांजियंस दिए हुए हैं, आप इतना समझ लो, ये सब के सब लैग्रांजियंस दिए हुए हैं। तो आपको ये चेक करना है, आप चेक करो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ जाएगा। देख लो आप, बिल्कुल यही सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसको देखो नीचे वाले को। इसमें बेसिकली हमें डीजेनरेसी पता लगानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है। ये कितना दिया हुआ है एनर्जी, ये तो ये कैंसिल हो गया। तो N1 + N2 कितना आ जाएगा, 10। अब इसके लिए क्या क्या स्टेट्स पॉसिबल हैं, 0 10 10 0 1 9 9 1 8 2 2 8 7 3 3 7 5 5 6 4 4 6 और कुछ 3 3 6 नहीं, तो 11 आ गया ना आपके पास। तो इसकी डिजेनरेसी कितनी हो गई, 11, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर है 11। काफ़ी आसान पेपर था, आप देख सकते हैं। अब देखिए ये और 2 क्वेश्चन आ गए हमारे पास। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। इसमें मुझसे पूछ रहा है कि x मिनिमा कब होगा। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। y कितना दिया हुआ है, ax² bx + c। तो dy/dx हो जाएगा 2ax - b। इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, x = b/2a। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, d2y/dx² कितना आ जाएगा, 2a। अब लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहा है कि ABC आर दी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यानी मिनिमा x = b/2a पे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कुछ करना नहीं है हमें। इसमें क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हाफ रोटेशन हो या फुल रोटेशन हो, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है, तो वर्क डन होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 बिल्कुल आ जाएगा। तो गाइज़ ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिए। एन आइडियल गैस अंडरगोज, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा बहुत ही आसान है। हमें पता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में ΔU 0 होता है। सो बेसिकली ΔQ = T ΔS होता है, जो कि ये किसके बराबर होगा, ΔW के, जो कि होता है nRT ln V2/V1। तो यहाँ पर हमें कह रहा है एन आइडियल गैस, तो 1 मोल ही पर मोल की बात हो रही है, तो n तो इतना ही हो जाएगा। इसको जो ΔDS आ जाएगा वो ΔQ/T और ये R ln V2/V1। तो इसका आप जब ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर सी बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एनर्जी लेवल है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए इसको पॉज करके। 2 एनर्जी लेवल है, एटॉमिक लेवल है, जिसका गैप ई दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। तो एक स्टेट को मैंने ई ले लिया और दूसरे स्टेट को मैंने 0 ले लिया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जो कि होता है e⁻⁻βEr ओवर समेशन ऑफ e⁻⁻βEr। तो मुझे ई में फाइंड करना है, क्योंकि यही इसका एक्साइटेड स्टेट है। तो e⁻⁻βE ओवर 1+, क्योंकि 0 में होगा तो e⁻01 -βE। तो जब आप इसका ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बिल्कुल डी इसका करेक्ट बैठेगा। ठीक है, डी करेक्ट है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहीं पर देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटोन के लिए केमिकल पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। फॉर फोटोन जो केमिकल पोटेंशियल है वो हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर मोमेंटम। इसको आप पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए हमें पता है कि m1 v1 जो होगा ये m2 v2 के बराबर होगा। तो डेल्टा m1 ओवर m1 प्लस डेल्टा v1 ओवर v1 प्लस डेल्टा v2 ओवर v2, ये डेल्टा m2/m2 के बराबर होगा। हमें यही चीज़ निकालनी है। आपको सभी वैल्यूज़ पुट करने हैं। कितना है ये, 2/200 प्लस 0.1/5.5 और ये 0.4/10, ये डेल्टा m2/m2। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा m2/m2 आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 0.07। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 15 to 16 क्वेश्चंस या 17 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और देख रहे हो आपकी कितना आसान पेपर था, आप भी कर लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ी ट्रिक यूज़ हो रही है, थोड़ी ट्रिकेस्ट हैं, छोटे मोटे चीज़ें यूज़ हो रही है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट करा दूंगा और फिर हमारा ये ओवर हो जाएगा पेपर सोल्यूशन। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, इसका पार्ट 2। और ख्याल रखिए अपना, क्योंकि आपको पता है अभी बहुत सारी डिसीज़ फैल रही हैं पूरे इंडिया में, कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं, और मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी इन्वायरमेंट में। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान से पढ़ते रहिए,
अपने सेमेस्टर्स की भी तैयारी अच्छे तरीके से करिए ताकि उसमें भी आपका अच्छा मार्क्स आए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारे हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए तो मेरे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर।